हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीडीपी के दूसरे सीरीज में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। आप जिस भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो केबीएस हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, डीएसएसबी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे सीडीपी पूछा जाता है, तो आप अपना स्कोर करिए और इसमें देखिए कि आप कितना स्कोर सही कर पाते हैं। आप कहीं भी एग्जाम में बैठेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए हम आज के अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीरीज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है हमारा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए, या अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, और चौथा है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी प्रवेश परिवेश। तो देखिए, आपको यहाँ पे राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमें देखें कि हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें से। तो पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। थोड़ा ये ठीक लग रहा है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे रुकते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा अगला ऑप्शन क्या है। अगला है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी ऐसा बच्चा है जिसमें संवेगात्मक विकास हुआ कि नहीं, या संवेगात्मक विकास करने के लिए अध्यापक की सहभागिता उसमें नहीं हो, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। यदि आप कक्षा में एक नियंत्रित परिवेश रखते हैं, सब पे पाबंदी रखते हैं, तो ये भी संवेगात्मक विकास, यहाँ भी संवेगात्मक विकास बच्चों का नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। फिर चौथा देखते हैं कि कक्षा कक्ष का अधिकारवादी प्रवेश परिवेश। तो अधिकारवादी भी परिवेश नहीं होना चाहिए कक्षा में, तो ये भी हमारा गलत है। बचा हमारा एक ऑप्शन नंबर 1, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है खुला परिवेश हो, और जहाँ भी खुला परिवेश होगा वहाँ बच्चों का संवेगात्मक विकास बहुत तेज़ी से होता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं, ठीक है। तो इसमें से चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो ऑप्शन है भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। आप सब जानते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है, उस बाल्यावस्था में बच्चों के व्यवहारों के बारे में जो अच्छे से जानकारी प्रदान करता है वो होते हैं बच्चों के माता पिता और भाई बहन। इसीलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है हमारा 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, या 6 से 11 वर्ष, ठीक है ना। परवर्ती, एक पूर्ववर्ती बाल्यावस्था होता है, एक परवर्ती बाल्यावस्था होता है, ठीक है ना। तो इसमें से आपको राइट आंसर ये बताना है कि जो परवर्ती बाल्यावस्था होता है वो किस श्रेणी में आता है, यानी किस आयु वर्ग से किस आयु वर्ग के अंतर्गत वो आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है बच्चों की, वो परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है, ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है, यानी सही होता है? तो पहला ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना, ठीक है। चलिए इसको हम छोड़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारा अगला ऑप्शन। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक
पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हो। ठीक है। तीसरा है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और चौथा है हमारा सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो कहाँ पे अच्छे तरीके से होता है। तो देखिए, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना। सिर्फ परीक्षा आयोजन कराने से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ अगर पढ़ाई परीक्षा पे आधारित हो तो वह पढ़ाई गलत है, सही नहीं है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हों। किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अगर करना हो तो उसके पारंपरिक पद्धतियों को सिर्फ सुदृढ़ बनाएंगे तो किसी भी कीमत पे उसका संज्ञानात्मक विकास संभव नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन दूसरा भी गलत है। ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। हाँ, देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि किसी भी बच्चे का अगर संज्ञानात्मक विकास करना हो, ठीक है, उसका अगर संज्ञानात्मक विकास करना हो तो उसको कैसा वातावरण चाहिए। एक ऐसा वातावरण जो खुला हो, ठीक है, अलग अलग विविधताओं से भरा हो। ठीक, इस प्रकार के वातावरण में बच्चों का चहुमुखी विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है ना। इसीलिए ऑप्शन 3 हमारा सही है। चलिए, चूंकि चौथा हम पढ़ लेते हैं, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित कराना। नहीं, इससे भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास संभव नहीं होगा, क्योंकि सहयोगात्मक की अपेक्षा उसके व्यक्ति खुद, बच्चा खुद के ही बारे में, खुद के ही बारे में सोचे, खुद ही कुछ करे, वो ठीक नहीं है। ठीक है ना। उस तरह से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास संभव नहीं है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव विकास क्या है। मानव का जो विकास होता है, वृद्धि और विकास, दो चीज़ आप सुने हैं ना, एक वृद्धि होता है और एक विकास होता है। तो मानव विकास क्या है। मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या कुछ सीमा तक हम अमापनीय, मतलब कुछ सीमा तक हम इसे माप नहीं सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों सही है। तो इसमें से आपको बताना है कि मानव का जो विकास है वो मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या कुछ सीमा तक मापा जा सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही है। तो आपको इसमें से बताना है। ठीक है। आइए हम देख लेते हैं। पहला, आप समझिए वृद्धि और विकास। वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों शब्द आप सुने होंगे। अभिवृद्धि जो है वही वृद्धि है। वृद्धि का मतलब हुआ किसी के आकार का बढ़ना, किसी के शरीर में उसके आकार का बढ़ना। ठीक है, लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सब वृद्धि है। और वृद्धि को मापा जा सकता है। आज हम ये माप सकते हैं कि आप कितने केजी के हुए। हम ये माप सकते हैं कि आज से 2 साल बाद आपकी लंबाई कितनी हुई। ठीक है। लेकिन विकास हम नहीं माप सकते हैं। विकास, अगर कोई आपसे कहे कि आपका आज कितना विकास हुआ है, तो क्या आप उसे माप के बता सकते हैं कि हमारा 100 ग्राम विकास हुआ या 200 ग्राम विकास हुआ? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि विकास को मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, विकास को मापा नहीं जा सकता है। और दूसरा बात कि वृद्धि को मापा जा सकता है। ठीक है, वृद्धि को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे, लेकिन कुछ हद तक विकास भी मापा जाता है, कुछ हद तक। ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, यानी 1 और 2 दोनों। मानव का जो विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर हमारा पे यहाँ ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह क्या विकसित कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आपको आया? क्वेश्चन को समझिए कि 14 वर्षीय देविका जो है अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को, ठीक, विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो वह अपने आप में क्या विकसित कर रही है? नियमों के प्रति घृणा, या स्वायत्तता, या किस स्वायत्तता मतलब होता है स्वतंत्रता, मतलब स्वयं के बारे में,
तीसरा है किशोरावस्था का जो बदलाव हो रहा है वो, या फिर परिपक्वता। ठीक है, तो आपको इसमें से राइट आंसर चुनना है कि जो देविका है 14 वर्ष की लड़की, वो पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करना चाह रही है। तो अपने अंदर क्या चाह रही है करना, तो इसका राइट आंसर होगा स्वायत्तता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। इसमें से किसका मत है, बांडुरा का, मैस्लो का, स्किनर का, या फिर पियाजे का। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि कौन सा ऐसा सिद्धांतकार है जो यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मैस्लो, ऑप्शन नंबर 2। मैस्लो यहाँ पे राइट आंसर होगा। मैस्लो का मत था, मैस्लो का ऐसा मानना था कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास कब शुरू होता है, क्वेश्चन है विकास कब शुरू होता है, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। ठीक है, कि जो बच्चे का विकास होता है वो कब से आरंभ हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हर बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 प्रसव पूर्वावस्था राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छे तरीके से हम कहाँ परिभाषित कर सकते हैं, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या फिर घर में, कहाँ पे। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि बच्चों के विकास को हम सही तरीके से कहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं। क्या खेल के मैदान में, या विद्यालय एवं कक्षा में, या फिर ऑडिटोरियम में, या फिर घर में, कहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सही है अथवा गलत है, ये हमें जानना है। तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है पहला गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले आता है। तीसरा है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। चौथा है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो चलिए हम राइट आंसर यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला है कि राइट आंसर चूज करना है तो हमें ये देखेंगे कि इसमें गलत कौन सा ऑप्शन है। तो पहला गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, विकास कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये गलत है हमारा, सबसे पहले इसी को काटते हैं, गलत है। दूसरा है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ठीक है, शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, ये भी गलत है। ये भी ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों होगा, सबसे पहले देखिए पूछ रहा है कि विकास, बच्चे के विकास के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, एक कथन एक जरूरी है, एक कथन सही है नहीं। तो इसमें कह रहा है ऑप्शन कि सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, जो कि एक ये बात गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ठीक है, कुछ देर के लिए इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि विकास, शारीरिक विकास
विकास जो होता है अन्य पक्षों को प्रभावित करता है, ठीक है ना, और अन्य पक्ष भी विकास को प्रभावित करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसलिए सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ, जो विकास का अन्य पक्ष है, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास इत्यादि अन्य जितने भी पक्ष हैं उन सबके साथ अंतः संबंधित है, जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। ठीक है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन है बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का और संवेगात्मक विकास का। जो हमारी अवधारणा होती है, ठीक, किसी भी चीज़ की हम धारणा जो बना लेते हैं, अवधारणा बना लेते हैं, वो किस चीज़ का हिस्सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होता है बौद्धिक विकास का। बौद्धिक विकास का ही हिस्सा होता है, बौद्धिक विकास से ही हम किसी भी चीज़ का धारणा बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समझ रहे हैं, बच्चे किस अवस्था में अपने समवयस्क मतलब अपने हम उम्र के साथ उस समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, एक मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या फिर बाल्यावस्था में। ठीक है, तो देखिए जो वयस्क यानी युवा, ठीक है ना, वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो वयस्क युवा समूह के सक्रिय सदस्य बच्चे किशोरावस्था में ही होते हैं। तो राइट ऑप्शन है हमारा ए किशोरावस्था। ठीक है ना, राइट ऑप्शन क्या है? किशोरावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो नहीं को टिक कर लें, क्योंकि अक्सर होता है कि हम क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ते हैं और नहीं शब्द को छोड़ देते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है और हम टिक कर देते हैं, पर ये हमारा गलत हो जाता है। इसीलिए नहीं को पॉइंट करना है ताकि हमें ये दिखे कि ये नहीं पूछ रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम कि बुद्धि को, ठीक है, तर्क शक्ति को, भाषा प्रयोग की क्षमता को, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? बुद्धि तो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, तर्क शक्ति भी करता है, भाषा प्रयोग की क्षमता भी उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। आप इंग्लैंड के हैं, आप भारत में आ गए, आपका भाषा बदल गया आपका, या आपकी बोलने की अच्छी शैली नहीं है, भाषा आपकी अच्छी नहीं है, तो आपके सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करेगा या अथवा नहीं करेगा? करेगा ना। सामाजिक विकास को भाषा प्रभावित करेगा। आपकी बुद्धि आपकी सही से काम नहीं करती है, आपकी तर्क शक्ति ठीक नहीं है, तो सामाजिक विकास प्रभावित होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। इसीलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना? हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? जो सार्थक अधिगम की प्रक्रिया है वो विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? ऑप्शन है किशोरावस्था से, वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से अथवा बाल्यावस्था से। तो हमें ये जानना है कि जो सार्थक अधिगम की प्रक्रिया है, यानी जो लर्निंग की प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है हमारी, वो विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? ठीक है ना, मतलब ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक सार्थक रूप से सीखना आरंभ कर देता है? तो राइट आंसर हमारा होता है शैशवावस्था। ठीक है ना, शैशवावस्था से बालक अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो आरंभ हो जाती है।
ठीक है ना। कौन सी अधिगम? सार्थक अधिगम, ठीक है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किस से प्रभावित करता है? जो बालक का संवेगात्मक विकास है, निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है या किससे प्रभावित करता है? ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि उसके शारीरिक विकास को, ठीक है, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को, या केवल दो सही है, केवल एक और तीन सही है, केवल कथन दो और तीन सही है, या इनमें से सभी कथन सही हैं? तो अब आप बताइए। चलिए राइट आंसर चुनिए आप कि इनमें से बालक के संवेगात्मक विकास को निम्नलिखित में से इनमें से क्या प्रभावित करता है, कौन सा प्रभावित करता है? तो देखिए, हमको सही आंसर तक पहुंचने के लिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले कि उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए सही है क्योंकि बालक का जो संवेगात्मक विकास है, उसका जो शारीरिक विकास है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जो उसका संवेगात्मक विकास है, अगर वो संवेगात्मक रूप से उसका विकास नहीं हुआ है तो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, उसके सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है और उसके नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है यदि उसका संज्ञानात्मक विकास ठीक नहीं है तो। संज्ञानात्मक विकास, बालक का जो संवेगात्मक विकास होता है, इन सभी को प्रभावित करता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन है इनमें से सभी कथन सही है, इनमें से सभी कथन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? अच्छा, कौन सी अवस्था में बच्चे घनिष्ठ मित्रता की उनमें प्रवृत्ति देखी जाती है कि वो अधिक से अधिक मित्र बनाते हैं? तो ये तो आप सब जानते हैं कि राइट आंसर इसका है किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही बच्चे घनिष्ठ मित्रता करते हैं। आप भी जब किशोरावस्था में होंगे तो आप भी बहुत से ज़्यादा मित्र बनाते होंगे। तो ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसका राइट आंसर है किशोरावस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बालक विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो कौन सी अवस्था ऐसी होती है जिसमें बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, बहुत ज़्यादा तेजी से सीखते हैं? तो बताइए आप। ऑप्शन है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, या फिर किशोरावस्था में। चलिए चलिए बता देते हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पे है शैशवावस्था। बच्चे शैशवावस्था में सर्वाधिक तेजी से किसी भी चीज़ को सीखते हैं। जब आप भी शैशवावस्था में होंगे, बच्चे अधिकांश बोलना शैशवावस्था में सीखते हैं, चलना तो इत्यादि, मतलब सीखने की जो प्रवृत्ति बहुत तेजी से पाई जाती है वो शैशवावस्था में होती है। इसलिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 शैशवावस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में मानव विकास की किस अवस्था का अध्ययन किया जाता है? अच्छा, शिक्षा मनोविज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में है, उसमें किस अवस्था का अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? किस अवस्था में? शैशवावस्था या फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था, कौन सा सही है? तो यहाँ पे कथन 1 और 2 सही है, अथवा कथन 1, 2 और 3 सही है, या कथन 1 और 3 सही है, या ये सभी सही है? बताइए, ऑप्शन यहाँ पे अपना बताइए। तो राइट आंसर होगा कथन 1, 2 और 3 सही है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान में शैशवावस्था का भी अध्ययन करते हैं, बाल्यावस्था का भी करते हैं, किशोरावस्था का भी करते हैं, पर वयस्कावस्था का अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3, यानी ABC तीनों सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मानव विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? मानव का जो विकास होता है
निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, या उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। ठीक है, चलिए बताइए, राइट आंसर बताइए। देखिए, सबसे पहले जो राइट आंसर यहाँ है ऑप्शन नंबर 4, उसकी वृद्धि तथा उसके वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर मानव विकास निर्भर करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? अच्छा देखिए, इसमें विशेषताएं तो सभी हैं, ठीक है, पर इन सब में सबसे महत्वपूर्ण अगर नंबर 1 में आपको बताना हो तो कौन सी विशेषता है जो प्राथमिक स्तर पे एक अच्छे शिक्षक में होनी चाहिए? तो पहला है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। तीसरा है विषयों के ज्ञान में दक्षता। चौथा है शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो देखिए, जब आप प्राथमिक स्तर पे पढ़ाते हैं बच्चों को, प्राथमिक स्तर यानी 1 to 5 को पढ़ाते हैं जब आप, तो पढ़ाने की उत्सुकता विशेष मायने नहीं रखती है, क्योंकि वो सब छोटे बच्चे हैं। आप पढ़ाने को उत्सुक हैं पर वो पढ़ने को तैयार नहीं, इसीलिए सबसे ठीक ये भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए सबसे ठीक ये भी नहीं है। अच्छा, दूसरा है धैर्य और दृढ़ता। अच्छा, कुछ देर के लिए इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। अगला ऑप्शन है हमारा विषयों के ज्ञान में दक्षता। अच्छा, विषय के ज्ञान में दक्षता हो, बहुत ज्ञान जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उसमें उनकी अच्छी पकड़ हो, पर बच्चों को हैंडल कैसे करना है, बच्चे शोर मचाएं तो फिर अपना संयम खो देना है, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है ना, विषय का ज्ञान होना ठीक है, पर सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण में ये ठीक नहीं है। चौथा है शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। अच्छा, शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान हो पर उसको लागू कैसे करना है, उसको लागू आप कर ना पाए, जैसे बच्चे शोर मचाए, आपका ज्ञान, शिक्षण पद्धति का ज्ञान फेल हो जाए। तो इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि शिक्षक के अंदर जो प्राइमरी स्तर के शिक्षक हैं उनमें धैर्य और दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि उनमें धैर्य हो और दृढ़ता हो। जब तक ये नहीं होगा तब तक बच्चे को संभाल नहीं पाएंगे, विषय का ज्ञान नहीं दे पाएंगे, शिक्षण पद्धतियों को लागू नहीं कर पाएंगे। तो धैर्य और दृढ़ता का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 2, धैर्य और दृढ़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास, सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? क्वेश्चन को समझिए। देखिए, सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। ठीक है, यानी बच्चे का स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो फिर उसके किसी भी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल्यों आवश्यकताओं पर आप ध्यान देंगे? ऑप्शन है पौष्टिक आहार, दूसरा है शारीरिक व्यायाम, तीसरा है मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों को ध्यान देना। तो इसमें से आप बताइए केवल एक सही है, पहला ऑप्शन सिर्फ सही है, अथवा 1 और 3 दोनों सही है, अथवा 1 और 2 दोनों सही है, या इनमें से सभी सही है। तो अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो देखिए, राइट आंसर है इनमें से सभी सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि बच्चे के स्वास्थ्य शारीरिक विकास को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार देना जरूरी है। इसीलिए विद्यालय में MDM मिड डे मील चलता है, जो वर्तमान में उसका नाम बदल के PM पोषण योजना हो गया है। ठीक है ना। हाँ, दूसरा है शारीरिक व्यायाम, कसरत, योग जरूरी है, इसीलिए अधिकांश राज्यों ने अपने सिलेबस में योग विषय को शामिल किया है।
ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों को पूरा करना, जो मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें हैं उनको पूरा करना, ये भी ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन इन ये सभी सही है। ठीक है ना, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? जो भी किशोर हैं, ठीक है ना, उनकी सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? वह व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या अथवा प्रश्न अभ्यास संबंधी समस्या। मान लीजिए आप एक शिक्षक बन गए, आप किशोरों को पढ़ा रहे हैं, किशोर समझ ही रहे हैं, वयस्क बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनमें सबसे सबसे जो जरूरी है, उनमें जो सबसे जरूरी है, किस चीज के लिए आप संवेदनशील रहेंगे? ठीक है ना, सबसे नाजुक और संवेदनशील उनकी समस्या क्या है? आप किस चीज पे, आपको ऐसा क्या लगता है कि ये समस्या उनकी सबसे नाजुक और संवेदनशील है? क्या व्यवसाय संबंधी समस्या? देखिए, पहली बात, कोई भी किशोर बच्चा, ठीक है, 6 to 8 में या 6 to 9 में जब आप पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो व्यवसाय के बारे में सोचे। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत है। व्यवसाय के बारे में किशोर सोचता ही नहीं है, उसको खेलने, खाने, पीने, घूमने को चाहिए बस। दूसरा है यौन संबंधी समस्या। अच्छा, इसको कुछ देर तक छोड़ते हैं। समायोजन संबंधी समस्या, विषय, वो समायोजन संबंधी समस्या तो होती है, पर एक नाजुक समस्या नहीं है, समझ रहे हैं ना, नाजुक और संवेदनशील समस्या नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। प्रश्न अभ्यास संबंधी समस्या ये तो खास करके नहीं होती है, क्योंकि किशोर बच्चों का थोड़ा पढ़ाई के प्रति कम रुचि होता है। आप खुद सोचिए, जब आप किशोर होंगे, युवा होंगे, तो आपकी सबसे ज्यादा रुझान किधर जाती है? समझ रहे हैं? विपरीत लिंग के प्रति। लड़का है तो लड़की के प्रति, लड़की है तो लड़के के प्रति। तो यौन संबंधी जो समस्या है वो सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या होती है किशोरों के लिए। इसीलिए एक शिक्षक होने के नाते आपकी ये दायित्व तो बनती है कि आप बच्चों के इन नाजुक और संवेदनशील समस्याओं को समझें और उसको सही डायरेक्शन दें। ठीक है ना, तो राइट आंसर होता है यौन संबंधी समस्या। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो उस विकास को क्या कहते हैं? बताइए। जब किशोरों में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होने लगता है, ठीक है ना, तो इस विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या फिर मनोगत्यात्मक विकास? ठीक है, बताइए। देखिए, अगर बच्चे के निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है, तो ये भाषा का विकास नहीं हुआ है। भाषा का विकास तो है, पर इसको भाषा का विकास नहीं कहेंगे। अगर आप निर्णय लेने में दक्ष हो रहे हैं निजी स्तर पे, अच्छा, आपको कौन सा कैरियर चुनना है, इस चीज़ को आप अपने स्तर से निर्णय ले रहे हैं कि हमको ये नहीं, ये कैरियर चुनना है, ठीक है, तो अब आपका इसमें भाषा का विकास तो है, पर ये भाषाई विकास नहीं कहलाएगा, सामाजिक विकास भी नहीं कहलाएगा और मनोगत्यात्मक विकास भी नहीं कहलाएगा। ये कहलाएगा संज्ञानात्मक विकास। आपका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, आपका संज्ञान हुआ है, ठीक है ना, आपके अंदर संज्ञानात्मक विकास हुआ है। ठीक, इसीलिए राइट आंसर हमारा 2, ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है ये राइट आंसर आपका यहाँ पे है, क्योंकि जो शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा बाल्यावस्था में होता है।
है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था है वो है बाल्यावस्था। ठीक है, इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ये सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है। अच्छा, बच्चे अक्सर सुनते होंगे आप कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी तो कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं जो आती हैं अंदर, वो बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक हैं। कौन सी अवस्था, उसके अंदर कौन सा विकास, उसके अंदर जो विकास हो रहा है ये किस अवस्था की सूचक है, कौन सी अवस्था में ऐसा होता है। अच्छा, बच्चे इस तरह की क्वेश्चन नहीं करते हैं। ठीक है, जो छोटे बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं इस तरह की क्वेश्चन। अच्छा, आपको चारों स्टेज जो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था है, इनका उम्र सीमा तो पता ही होगा। तो उस आधार पे आप देखें कि बाल्यावस्था में इस तरह की भावना आती है तो ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा आपके पास कि नहीं बच्चे इस तरह की, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कोई मतलब नहीं, मैं खाने को मुझे चाहिए भाई, खेलने को चाहिए बस, और कोई मतलब नहीं। शैशवावस्था में तो और नहीं होता है। प्रौढ़ावस्था में इस तरह की भावना खत्म हो जाती है। तो बचा किशोरावस्था। किशोरावस्था जब बच्चे नौजवान होते हैं तो विपरीत लिंग के प्रति उनकी रुचि बढ़ती है, यौन संबंधी नाजुक समस्या पैदा होती है, उनमें अहम की भावना पैदा होती है, अहम भावना पैदा होती है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, इस तरह की भावना आती है। तो ऐसी भावना किशोरावस्था में आती है। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था। इसी के साथ ये हमारा वीडियो आज का समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।